हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2021 के लिए बायोलॉजी की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब होता ये है कि हर टीचर ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है और बच्चे भी मान रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है, लेकिन अगर सही से आप देखें तो जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तो वो एनसीईआरटी से बाहर जाता है। जबकि पिछले साल तो मैंने ये भी देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि वो ये पूछ रहे थे कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसमें तो एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर हो ही जाते हैं, तो क्या अब भी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, इतना बड़ा एग्ज़ाम जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, उसके अंदर बिल्कुल क्रीम बच्चों को सिलेक्ट होना, बच्चा इतनी लापरवाही से तैयारी कर रहा है कि वो एक बार भी जहमत नहीं उठा रहा एनसीईआरटी कवर करने की। जबकि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो एनसीईआरटी नहीं कई बार पढ़ते हैं, और ऐसे रीडिंग लगाने से आपको समझ में आ ही नहीं सकता कि कौन से पॉइंट से आपकी गड़बड़ी हो रही है। तो गड़बड़ी पता करने के लिए तो आपको पुराने साल के पेपर लगाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन से पॉइंट्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं, फिर उन पॉइंट्स को मार्क करना है। ये जो टॉपर सेलेक्ट होते हैं, जब आप इनकी स्ट्रेटजी सुनते हो किस तरह तैयारी करते थे, तो इसमें वो ये थोड़ी ना बताते हैं कि कोचिंग के अंदर उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था, उनको टीचर अलग से बुला के पढ़ाते थे, उनको डाउट्स क्लियर कराते थे, और इवन उनको अलग से टेस्ट पेपर भी दिए जाते थे, क्योंकि वो लोग आपसे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, उनके डाउट्स आपसे ज़्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी है और 90 में से 88 सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। आप 50 बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जब सवाल बनकर आएगा तो आपको तो लगेगा ये तो लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी। तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उससे रिलेटेड सवालों को लगाएं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसके बाद उसमें आपके सवाल गलत होंगे, जो क्वेश्चंस आपके गलत हों तो आप उसे अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उनके अंदर सिर्फ वो पॉइंट्स आप लिखें जो आपके गड़बड़ होते हैं, तब थोड़ी बात आपकी समझ में आएगी कि इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। अब एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और पिछले साल आपने एग्ज़ाम दिया था, आपकी बार आपका सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, तो फिर आपके लिए तैयारी शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल या पिछले 2 साल से आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कौन से चैप्टर्स आपके ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो अगर देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या किसी भी गोल को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी हो। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर YouTube पर आकर आपको ये बताऊँ कि आपको सुबह कितने बजे उठना है और दोपहर में कितने बजे सोना है और रात में कितने बजे सोना है, कितनी देर तैयारी, नहीं, ये सब नहीं। हर एक बच्चे का अपना एक तरीका होता है। कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लेट रात तक पढ़ते हैं, तो ये आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से देखिए आप किस टाइम में ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसी हिसाब से तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से फोकस करेंगे, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है या सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना है। मोटी मोटी सी बात आप अपने जहन में रख लीजिए कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, ताकि आपका ब्रेन एकदम रिफ़्रेश हो सके। जब आप सुबह दोबारा से सो के उठें तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, ताकि आप अच्छे से तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, खासतौर से फेसबुक से। यूट्यूब तो अब आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पर भी कुछ ऐसे बायोलॉजी से रिलेटेड पेजेस हैं, उन्हें फॉलो करते रहते हैं, उनमें फ्लैश कार्ड छोटे छोटे पॉइंट दिखते रहते हैं। मतलब फेसबुक तो नहीं, और जैसे इस वक्त कुछ ना कुछ नया होता रहता है हिंदुस्तान में, तो आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, है ना। तो सोशल मीडिया में जो खासतौर से फेसबुक से आप बिल्कुल दूर रहें, है ना। और बाकी के मीडियम्स भी जो हैं उन्हें मिनिमम ही यूज़ करें। आप यूट्यूब पर जब आएँ तो सिर्फ इसलिए आएँ कि आपको अपने कुछ वीडियोस को देखनी। हाँ, एक और बात, आप अब जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप अपने टीचर्स को पहले फाइनल करिए। जैसे कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यूट्यूब पर अगर आप फ्री लेक्चर्स देख रहे हैं तो कौन से टीचर्स मुझे लेक्चर देखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने एक चैप्टर के लिए 5-5 टीचर की वीडियो देख रहे हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि तो चैप्टर सिर्फ आपको सीखना होता है कि उसमें क्या मैसेज है, क्या उसमें समझाया जा रहा है। उसके बाद उस टॉपिक का व्यू आपका एक अपना होना चाहिए। अब आपका अपना व्यू कैसे बनेगा? आपका अपना व्यू ऐसा बनेगा कि आपको उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी से, उसके बाद टीचर के नोट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने। तो जो आपका अपना एक जहन बनेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, बस वही आपकी नॉलेज है, उसी से आप एग्जाम क्रैक करेंगे। ये जितने भी बच्चे एग्जाम टॉप करते हैं, ये उससे पिछले साल के टॉपर को थोड़ा ना फॉलो करते हैं। इन सब की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि हो सकता है कुछ बच्चों की फिजिक्स ज़्यादा वीक हो, लेकिन कुछ का हो सकता है कि बायोलॉजी कमज़ोर हो।
अब बायोलॉजी सबको लगता है बहुत आसान है, लेकिन 90 में से 80 प्लस करके कितने बच्चे आ रहे हैं? अब सबको पता है कि 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो फिर आपके क्यों 50-60 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं? इसका मतलब तो ये आपके बहुत बेसिक सवाल ही तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक सवालों पर काम करना होगा। आप पिछले साल के पेपर को उठा के देखिए, आपको ऐसा तो नहीं कि पिछले साल आपकी सिली मिस्टेक्स ही हो रही थी। तो अगर आपको पता है कि आंसर लगाना एडिन आप लगाकर आ जा रहे ग्वानिन, तो इसका मतलब ये है कि वो सिली मिस्टेक्स इस लेवल पर हो रही है, ये भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पिछले साल का पेपर उठाइए, अगर आपने पिछले साल का पेपर दिया था, और उस पूरे पेपर की एनालिसिस करिए कि कौन से पार्ट से आपसे क्या गड़बड़ी हुई थी। जब आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आ जाएं तो उन मिस्टेक्स को फिर ध्यान में रखिए। अब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कॉपी में उन्हें लिख लीजिए कि आपसे क्या गलतियाँ हुई थी पिछले साल। फिजिक्स कॉपी में फिजिक्स की गलती लिखिए, केमिस्ट्री कॉपी में केमिस्ट्री गलती लिखिए। 3 सेपरेट कॉपी बनाइए अपनी एरर्स वाली, और उनके अंदर चैप्टर वाइज आप उन पॉइंट्स को ऐड करते रहिए जो कि आपको पता था कि आपको ये आते हैं, लेकिन तब भी आपसे गलत हो जाते हैं। असल में अपनी मिस्टेक्स पे ही काम करना होता है। तो कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी ज़रूरी है, और स्ट्रेटजी सबकी अपनी अलग होती है, क्योंकि सबका पार्ट अलग होता है। किसी का कोई पार्ट वीक है, किसी का कोई दूसरा पार्ट वीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना था कि जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कराना शुरू किया है, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लगभग 88 क्वेश्चन तकरीबन। तो इसका मतलब फिर ये है, और उन 88 क्वेश्चंस में भी ये ज़रूरी बात है कि 78-79 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी वो लाइंस होती हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसे बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं है, वो सिर्फ उन लाइन को अगर ध्यान से पढ़ ले तो सवाल लगा सकता है, सीधे मतलब सटासट वाले सवाल। तो कहने का मतलब फिर ये है कि आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा उसमें कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट कौन सी लेस इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप सवाल लगाइए कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी एनसीईआरटी सवाल बने होंगे, तो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो एज इट इज़ आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, यूवी रेज वाला सवाल पहले कई बार आया, वो इस साल भी आया, तो इसलिए आपको ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना। अब कुछ और नए सवाल आपको एनसीईआरटी कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो ये 2 काम करेंगे, इनसे आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, आपको अपने एरर्स पता चलेंगे, जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं आप उन्हें एक कॉपी में नोट करते रहेंगे, कुछ दिन के बाद उनको रिवाइज करते रहेंगे। हफ्ते में आपको एक पेपर लगाना होगा बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस का, और आप कोशिश करेंगे आपको 40-45 मिनट में गोले भरने के साथ सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी टाइमिंग और आपकी एक्यूरेसी और आपकी सिली मिस्टेक्स कंट्रोल हो सके। बस इसी तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं कि इतना बजे सोना है, इतने बजे जाना है। 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी है। कुछ बच्चे तो 5 घंटे भी सो के काम चला रहे हैं, तो अच्छी बात है। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप 2 बार सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका दोपहर में होता है 2 से 5। तो अगर आप दिन में सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी आदत ही ख़राब कर रहे हैं। अब की बार ये 4था एग्ज़ाम था जो एनटीए ने कंडक्ट कराया है। इस 4 एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी के पेपर की एनालिसिस करने के बाद मेरी बात समझ में आई है, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं, आपको भी पता है। इसमें से 78-79 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आउट कराते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि उन सवालों को सही करने के लिए आपको कोई बहुत एडवांस लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिफरेंशिएशन कर्व क्लियर हो, ये मैकेनिज्म और यूरिन फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद हो, कार्डियक साइकिल आपका समझा हुआ हो, इतना भी सीधी लाइन। जैसे कि उन्होंने इस साल सवाल पूछा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल है ना, जैसे इवन ये तक भी पूछ लिया कि एसिडिक अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो एसिड, मतलब बिल्कुल सीधे लाइन में पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो उनके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 7-8 सवाल वैसे रहते हैं जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब उसके लिए वो आपके टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, थोड़े से टच। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बनाते हैं। अब जितने भी बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, उनके एटलीस्ट बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन तो ठीक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ लें, सिर्फ एनसीईआरटी को, तो आपके 80 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। तो अगर आप ड्रॉपर्स हैं, इस साल आपने 2020 एग्ज़ाम भी दिया था और आपके क्वेश्चंस 80 के अराउंड ठीक नहीं हुए थे इस पेपर को करने के बाद बायोलॉजी में, तो इसका मतलब फिर यह है कि आपको तैयारी शुरू करने से पहले एक बार ये एनालिसिस कर लेनी चाहिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ होती है। अब उसका एक तरीका ये है कि आप इस साल जिस भी कोचिंग में हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, या यूट्यूब पर किसी से लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहले उस टीचर की बात सुनने के बाद एनसीईआरटी के उस पोर्शन को खुद से पढ़िए।
जब आप उस पर्टिकुलर पोर्शन खुद से पढ़ेंगे तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि इनसे सवाल बन सकता है, तो आप उन लाइंस को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जब वो चैप्टर आपका फिनिश हो जाए तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो उस चैप्टर से हैं और प्रीवियस ईयर में जो सवाल आ चुके हैं उन्हें आप लगाइए। उन क्वेश्चंस को करते हुए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हो रहे हैं, खासतौर से अगर वो NCERT के हैं, तो NCERT में उस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क कर लीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके अलावा इस साल आपको एक नया काम ये भी करना है कि अपनी एक सेपरेट कॉपी बनानी है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि माय बायोलॉजी एरर्स, और उसके अंदर आप उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो NCERT में है ख़ास तौर से, या प्रीवियस ईयर में है और लेकिन वो आपके लगातार गलत हो रहे थे, और हर 2-3 दिन के बाद आपको उस कॉपी को रिवाइज करना है। क्योंकि नया सीखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपके कुछ पॉइंट्स लगातार गड़बड़ हो रहे हैं तो वो बार बार गड़बड़ होते ही रहेंगे, एग्ज़ाम में गड़बड़ होने के चांस उनके ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको यही पता चल जाए कि मेरी गलतियाँ कहाँ होती हैं, तो फिर चांसेस है कि आप उन सवालों को एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अपने टीचर से पढ़ा, उसके बाद जितना पोर्शन टीचर पढ़ा रहे थे आप सबके साथ उसका NCERT से ही पढ़ रहे थे, तो कोई बहुत बेसिक सी लाइंस आपको लगेंगी NCERT में दे रखी हैं, पूरी विषय में पूछी भी गई। तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, टीचर के लेक्चर को सुनने के बाद आपको उस चैप्टर के फिर प्रीवियस ईयर के MCQs लगाने चाहिए। तो अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ बातें शेयर करनी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बता